नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास, करोड़ों का वारिस, पार्ट 6। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट ने नोट उठाकर जेब में रख लिया। औरत की विजिटर्स पर भी नज़र रखनी है, उससे काफ़ी लोग मिलने आते हैं, आते जाते ही रहते हैं। उन्हें आने जाने देने के लिए वह तुम्हें भी कुछ देती है? तुम पुलिसमैन हो? नहीं। क्या वह औरत तुम्हें हिस्सा देती है? यह मेरे और उसके बीच की बात है। तुम्हारा नाम क्या है? जगदीश प्रसाद। तुम दोनों के विजिटर्स पर नज़र रखना। अगर बात बनती है तो 100 रुपये बोनस भी तुम्हें दूंगा। कल मुझे 200 रुपये दोगे? हाँ। अजय बाहर निकल गया। होटल के सामने कॉर्नर पर एक बुक स्टॉल था। अजय ने फिल्मी दुनिया खरीदी और उसके कवर में बड़ा सा छेद कर लिया। फिर करीब 1 घंटे तक मैगजीन पढ़ने का नाटक करता हुआ उस छेद से वह होटल के प्रवेश द्वार को वॉच करता रहा। लेकिन राजेश मोहन और उसकी पत्नी में से कोई भी बाहर निकलता दिखाई नहीं दिया। शांतिपुरम में विक्टर सैमुअल का घर ढूंढने में अजय को कोई दिक्कत नहीं हुई। दस्तक के जवाब में दरवाजा खुद मारिया ने खोला। अजय को देखते ही उसका चेहरा कठोर हो गया और उसने पुनः दरवाजा बंद कर लेना चाहा, लेकिन अजय ने फुर्ती से अपना पैर अड़ाकर उसकी कोशिश नाकाम कर दी। मारिया के चेहरे की कठोरता का स्थान भय ने ले लिया। अब क्या चाहते हो? वह विवशतापूर्वक बोली। घर आए मेहमानों के साथ इसी तरह पेश आती हो? मेरे हाल पर रहम खाओ प्लीज, यहाँ से चले जाओ। मेरा पति और बेटा आने वाले हैं। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखो, मैं आज सुबह पुलिस से बातें कर चुकी हूँ। तुमसे कोई बात करना मैं नहीं चाहती, लेकिन मैं बातें किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। अजय के स्वर में चेतावनी का पुट था। इस तरह बेकार वक्त जाया करके तुम अपना नुकसान करोगी। तुम क्यों मुझे तबाह करना चाहते हो? मारिया असहाय सी नजर आने लगी। आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? इस सवाल का जवाब भी तुम ही दे सकती हो। सुनो, क्या तुम बाद में नहीं आ सकते? बाद में मुझे दूसरे काम करने हैं। इस बारे में अभी बातें करना जरूरी है। खुदा बाप! वह छाती पर उंगली से क्रॉस बनाती हुई पीछे हट गई। प्रभु बदनसीब की मदद करना। अजय भीतर दाखिल हुआ। मारिया ने दरवाजा पुनः बंद कर लिया और उसे साथ लिए ड्राइंग रूम के अनुरूप सजे कमरे में आ गई। तुम्हारा पति जानता है? अजय ने पूछा। पुलिस यहाँ आई थी? नहीं, उस वक्त वह घर में नहीं था। बेटा भी स्कूल गया हुआ था। पड़ोसियों ने तो पुलिस को देखा होगा। क्या वे लोग उसे नहीं बताएंगे? जरूर बताएंगे। तब तुम क्या करोगी? मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। विक्टर बहुत अच्छा आदमी है। वह न तो कुछ जानता है और न ही अपनी वजह से मैं उसे परेशानी में डालना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा पति वाकई अच्छा आदमी है तो तुम्हें उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या उसे बता दूं कि मैं एक मर्डर में इन्वॉल्व हूँ, ताकि मेरे घर का सुख चैन नष्ट हो जाए? किसके मर्डर की बात कर रही हो? मारिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर फौरन ही होठ कसकर भींच लिए। वह बुत बनी खड़ी रही। तुम पीटर के मर्डर में इन्वॉल्व हो? अजय ने पूछा। या शिशिर शर्मा के? मारिया का चेहरा फक पड़ गया। कई सेकंड तक उसके मुंह से बोल नहीं फूटा। मैं किसी शिशिर शर्मा को नहीं जानती, वह बड़ी मुश्किल से कह सकी। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ। 1971 की सर्दियों में तुमने बतौर आया उसकी पत्नी और बच्चे की देखभाल की थी। वह पूर्वता खामोश खड़ी रही। अजय ने अनिल की एक फोटो निकालकर उसके सामने कर दी। क्या तुम इसे नहीं पहचानती? पहचानती हूँ, वह मरी सी आवाज में बोली। यह मिस्टर शिशिर शर्मा की फोटो है और तुमने उसके घर में काम किया था। तो क्या हुआ? किसी के घर में काम करना कोई जुर्म तो नहीं है। लेकिन हम मर्डर के बारे में बातें कर रहे हैं और वो एक संगीन जुर्म है। उसकी हत्या किसने की थी? पीटर ने? कौन कहता है किसी ने उसकी हत्या की थी? वह एक रात अपने परिवार को लेकर चला गया था। कहाँ? मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूँ। वह परिवार को लेकर नहीं गया था। उसे अकेले ही अपने घर में जमीन से करीब 2 फुट नीचे जाना पड़ा था। 6 महीने पहले खुदाई करके उसका कंकाल निकाला गया था, मगर खोपड़ी गायब थी। उसका सिर किसने काटा था? मारिया। सिर झुकाए खड़ी मारिया का सफेद पड़ा चेहरा तनावपूर्ण था। उसके सूखे होठ हिले, मगर शब्द मुंह से बाहर नहीं आ सके। देखो मारिया, अजय बोला, तुम्हारी सुखी गृहस्थी को उजाड़ना मैं नहीं चाहता। तुम्हारे या तुम्हारे पति के खिलाफ मेरे पास कुछ नहीं है।
मेरे विचार से तुम हत्या की एक वारदात की मटेरियल विटनेस हो सकता है कानून इसे वारदात में तुम्हारी भागीदारी कहे। नहीं, वह जोर से सिर हिलाकर बोली, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। हो सकता है, मुझे भी तुम्हारे सिर कुछ मरने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम पूरी सच्चाई बता दोगी तो तुम्हें इससे अलग रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें सारी सच्चाई बतानी होगी अभी। इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इतने बरसों बाद कैसे इस पर बहुत कुछ डिपेंड हो सकता है? इतने बरसों बाद पीटर की हत्या क्यों की गई? मेरे विचार से पीटर और शिशिर की हत्याओं का आपस में गहरा रिश्ता है और मैं समझता हूँ तुम उस रिश्ते के बारे में बता सकती हो। मारिया काफ़ी हद तक सामान्य हो गई थी। मैं कैसे बता सकती हूँ? बेवकूफ़ी मत करो, अजय तीव्र स्वर में बोला। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर यही सवाल तुम्हारे पति के सामने मुझे पूछना पड़ेगा। अगर मैं बताने से इनकार कर दूँ तो क्या होगा? यही सब पूछने के लिए पुलिस यहाँ आएगी और तुम्हें अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे। अखबारों में तुम्हारा नाम उछाला जाएगा। मेरी बात मानो और बता दो, शिशिर की हत्या किसने की थी? मारिया समझ गई लगती थी कि उसे जुबान खोलनी ही पड़ेगी। मैं यकीनी तौर पर नहीं जानती थी कि उसकी हत्या की गई थी। उस रात के बाद पीटर ने मुझे उस घर में नहीं जाने दिया। उसने बताया कि शिशिर का परिवार रात में उस घर को छोड़कर चला गया था। मुझे पैसा देने की कोशिश भी उसने की थी। उसका कहना था कि शिशिर मेरे लिए छोड़ गया था। कितना पैसा था? शायद 5,000 रुपये थे। 23 साल पहले यह रकम काफ़ी होती थी। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसने शिशिर का चुराया था। शिशिर की हत्या उसी ने की थी। नहीं, उसमें इतना हौसला नहीं था। फिर किसने की थी? एक और आदमी था, उसी ने की होगी। क्या नाम था उसका? नाम मैं नहीं जानती। हुलिया? वो भी याद नहीं। मैंने उसे सिर्फ एक ही बार देखा था, रात में। अजय ने उसे घूरा। मुझे टालने की कोशिश कर रही हो या वाकई कोई दूसरा आदमी था? टाल नहीं रही, मैं सच कह रही हूँ। साबित करो। वह सजायाफ्ता मुजरिम था, जेल से भागा हुआ। वह भी उसी गैंग में हुआ करता था जिसमें पीटर था। वो कौन सा गैंग था? मैं नहीं जानती। जब मैंने पीटर से शादी की उससे पहले ही वो खत्म हो चुका था। ना तो पीटर अपने गैंग के दिनों की बातें करता था और ना ही मुझे उन बातों में कोई दिलचस्पी थी। खैर, जेल से भागे उस आदमी के बारे में बताओ। उसका कोई तो नाम होगा। पीटर भी उसे कुछ तो कहकर पुकारता होगा। यह मुझे याद नहीं है। कोशिश करो। नारायण। संक्षिप्त मौन के पश्चात वह बोली, उसका नाम नारायण था। पूरा नाम? वो मुझे याद नहीं। मुझे नहीं लगता कि पीटर ने कभी उसका पूरा नाम लिया था या मुझे बताया था। वह देखने में कैसा था? लंबा चौड़ा आदमी था। मैंने कभी अच्छी तरह उसे नहीं देखा। मेरा मतलब है रोशनी में। तुमने कैसे समझ लिया कि शिशिर की हत्या उसी ने की थी? उस रात करीब 12 बजे मैंने उन्हें आपस में बहस करते सुना था। मारिया धीमी आवाज में बोली। वे बाहर कार में बैठे थे और बहस का मुद्दा था पैसा। दूसरा आदमी यानी नारायण कह रहा था कि अगर पीटर ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे भी खत्म कर देगा। जिस घर में हम रहते थे उसकी दीवारें पतली थी और नारायण ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, चीखता हुआ सा। वह सारा पैसा और अधिकांश जवाहरात खुद ही लेना चाहता था। पीटर का कहना था कि शिकार उसने बताया था, इसलिए उसे हिस्सा भी बराबर मिलना चाहिए। उसे पैसे की ज़रूरत थी। उसे हमेशा पैसे की ज़रूरत रहा करती थी। उसका कहना था कि 2 रूबी से उसका कोई भला नहीं होना था। इसी से मैंने अंदाज़ा लगाया कि क्या हुआ था। शिशिर की पत्नी के पास बड़े बड़े लाल रंग के जवाहरात थे। हालांकि मैं उन्हें कांच ही समझती थी, लेकिन वे असली ज्वेल्स थे, रूबी। उन रूबीज़ का क्या हुआ? उन्हें वह दूसरा आदमी ही ले गया होगा। पीटर थोड़ी नकदी में ही मान गया था। यह मेरा अनुमान है, क्योंकि कुछ दिन तक उसने खूब खुला खर्च किया था। तुमने पीटर से इस बारे में कभी पूछा था? नहीं, मैं डरती थी। पीटर से? नहीं, उससे इतना मैं नहीं डरती थी। फिर मुझे उस सच्चाई से डर लगता था जो उसने मुझे बतानी थी, जो हो चुका था। शायद उस पर यकीन करना मैं नहीं चाहती थी। अपने घर के बाहर जो बातें मैंने सुनी थी उन्हें सपना समझकर मैं खुद को बहलाने की कोशिश करती रही थी। सबसे बड़ी बात थी, उन दिनों मैं पीटर को प्यार करती थी। इसमें अपनी शिरकत के एहसास को भी बर्दाश्त कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था।
तुम्हारा मतलब इस बात से है कि तुमने पुलिस के पास जाकर अपना शक जाहिर नहीं किया? वैसा करना भी काफ़ी बुरा होना था, लेकिन मैंने उससे भी ज़्यादा बुरा किया था। उस तमाम वाक़ये के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। पूरे 23 साल तक यह भारी बोझ की तरह मेरी अंतरात्मा पर लदा रहा है। यह मेरा ही कसूर था, क्योंकि मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकी थी। साफ साफ बताओ। नगद पैसे के बारे में मैंने ही पीटर को बताया था। मारिया सिर झुकाकर पीड़ित स्वर में बोली। शिशिर सारा पैसा अपने कमरे में लोहे के एक बक्से में रखा करता था। मैंने कई दफ़ा उसमें से पैसे निकालते उसे देखा था। कई लाख रुपए रहे होंगे। मैंने यह बात पीटर को बता दी और वो सब हो गया। क्या शिशिर ने तुम्हें बताया था कि इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया? नहीं, अलबत्ता 2-4 बार मजाक में यह जरूर कहा था कि वो सारा पैसा चोरी का था, लेकिन इस किस्म का आदमी वह नहीं था। वह कैसा आदमी था? निहायत शरीफ, पढ़ा लिखा और होशियार। मेरी समझ में नहीं आता कि खूबसूरत चेहरे और जिस्म के अलावा उस लड़की में ऐसा उसने क्या देखा कि उससे शादी कर ली। वह एकदम नकारा और फुहड़ थी। तुमने बताया है कि तुम फिर उस घर में कभी नहीं गई। हाँ, हम वापस सलीमपुर लौट आए थे। तुम जानती हो शिशिर की पत्नी और उसके बेटे का क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? ऐसा लगता है वह सही सलामत किसी सुरक्षित जगह चले गए थे। खुदा बाप का लाख लाख शुक्र है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सकी। उसकी आंखों में अभी भी अपराध बोध के भाव थे। तुम सोच रहे होंगे कि मैं भी कैसी औरत हूँ जो एक पेशेंट को उस हालत में छोड़कर भाग आई। वह दीवार की ताकती हुई बोली। यह मत समझना कि इस बात ने मुझे परेशान नहीं किया। मैं महीनों तक इतनी परेशान रही कि मुझे लगता था पागल हो जाऊंगी। अक्सर आधी रात को मैं जाग जाती थी और बगल में पड़े सोते पीटर को देखकर खुदा बाप से दुआ मांगती कि वह मर क्यों नहीं जाता। लेकिन इसके बाद भी मैं 5 साल तक उससे चिपकी रही, फिर उससे तलाक ले लिया और अब खुदा बाप ने तुम्हारी सुन ली। क्या मतलब? हो सकता है तुमने ही किसी गनमैन को पैसा देकर उसे ठिकाने लगवा दिया। वह तुम्हें धमकी तो दे ही रहा था। वैसे भी तुम्हारा तो सब कुछ ही दांव पर लगा था। अजय ने उसे झटका देकर उसकी प्रतिक्रिया जानने के विचार से पूछा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मारिया के हाथ छातियों पर कस गए और आंखें फैल गई। तुम पागल हो? मैंने ऐसा किस लिए करना था? पति और बेटे सहित अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है, कहकर अजय ने पूछा। उसके बाद नारायण का क्या हुआ? पता नहीं, वह भी कहीं भाग गया होगा। पीटर ने कभी उसका जिक्र नहीं किया? नहीं, और तुमने भी इस बारे में नहीं पूछा। मैं बता तो चुकी हूँ कि डरती थी। कुछ और बताना चाहती हो? मैं सब बता चुकी हूँ। जानकारी के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ पीटर की हत्या के मामले में तुम्हारा नाम बीच में नहीं आएगा। अजय कमरे से निकल गया। जब वह प्रवेश द्वार से निकलकर अपनी कार की ओर जा रहा था, एक स्कूटर घर के सामने आ रुका। उस पर सवार 45 के वर्षीय आदमी और 10-11 साल का लड़का गर्दन घुमाए हैरानी से उसे ही देख रहा था। कार में सवार होकर अजय ने देखा मारिया भी दरवाजे में खड़ी थी। वह ना तो चिंतित थी, ना ही भयभीत नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय ने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। चंदनगढ़ में लगभग 8 बजे अजय पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर चौहान आशा के अनुरूप अपने ऑफिस में ही मिला। कहाँ गायब हो गए थे? चौहान ने डेस्क पर फैले कागजात समेटते हुए पूछा। वह लड़का शरद शर्मा तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, अजय बोला। कहाँ है? डॉक्टर चौधरी के घर। वे दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर उसे शतरंज खेलनी सिखा रहा है। अजय उसके सम्मुख बैठ गया। मैंने आसपास कुछ पूछताछ की है। 2-1 ऐसी बातें सामने आई हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी भी हो सकती है। करीब 25 साल पहले यहाँ के पेशेवर बदमाशों के गिरोहों के बारे में आपको काफ़ी जानकारी है। क्या पीटर बेंजामिन नाम का कोई आदमी भी उस गिरोह में था? हाँ। उसके खास दोस्त कौन थे? अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है, इंस्पेक्टर याद करने की कोशिश करता हुआ बोला। लालचंद के गिरोह में गनमैन थे, रहमत खान, नारायण दास और सतीश जोशी। पीटर हालांकि गनमैन तो नहीं था,
लेकिन रहता इन्हीं लोगों के साथ था। नारायण दास कैसा आदमी था? गिरोह में सबसे ज़्यादा खतरनाक और बेरहम। वह पूरा शैतान था, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे डरते थे। मैंने देखा है, एक रात उसने पीटर को मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। दोनों एक ही लड़की को चाहते थे। लड़की कौन थी? एक बजारू औरत थी, उसका नाम तो याद नहीं, लेकिन नारायण के उसके साथ पहले से ताल्लुकात थे। नारायण देखने में कैसा था? लंबा चौड़ा और मजबूत। औरतों को उसमें खास दिलचस्पी थी। न जाने कौन सा आकर्षण उसमें नजर आता था। हालांकि वह कमीनगी भरे चेहरे वाला एक खूंखार आदमी था। उसे रहमत खान और सतीश जोशी को भी उसी दौरान जेल जाना पड़ा जब लालचंद जेल गया था। फिर उन तीनों का क्या हुआ, यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन तुम इन पुरानी बातों को क्यों पूछ रहे हो? मेरा ख्याल है नारायण दास ही वह हत्यारा है जिसने उस आदमी की हत्या की थी, जिसकी हड्डियां खुदाई में मिली थी। उसके बारे में और जानकारी मिल सकती है कहीं से? मिल तो सकती है, लेकिन यह महज तुम्हारा अनुमान है और इसकी पुष्टि करने के लिए सरकारी विभाग के अफसरों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं तो समझता था हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं। मैं बता रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। मैंने बताया तो है कि संभवतः नारायण दास ही हत्यारा था। सिर्फ इतनी बात की कोई अहमियत मेरे लिए नहीं है। अगर आप नारायण दास के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे तो इसकी भारी अहमियत हो सकती है। तुम्हारी इस जानकारी का सोर्स क्या है? सॉरी, यह मैं नहीं बता सकता। मैं जानता था तुम यही कहोगे। यही है तुम्हारा सहयोग। यह मेरी मजबूरी है इंस्पेक्टर। उन लोगों के नाम मैं नहीं बता सकता। यह तो जानते हो क्या कर रहे हो। जी हाँ, आप नारायण के एंगल के बारे में सोचिए। इसे ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है आपको तगड़ी पब्लिसिटी मिलेगी। पब्लिसिटी की कोई परवाह मुझे नहीं है, यह आपकी शराफत है। तुम जा सकते हो। अजय जानता था इंस्पेक्टर के इस व्यवहार के लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। 6 महीने तक जिस केस में कोई प्रगति नहीं हुई, उसमें यूं एकाएक कोई नाटकीय मोड़ आ जाएगा, यह आसानी से गले उतरने वाली बात नहीं थी। लेकिन उसे नाराज छोड़कर वहां से चले जाना भी अजय नहीं चाहता था। ऑफिस से निकलकर वह बाहर पड़ी बेंच पर आ बैठा और सिगरेट सुलगा ली। लगभग 10 मिनट बाद इंस्पेक्टर बाहर आया और ऐसा जाहिर किया मानो अजय की वहां मौजूदगी का पता उसे नहीं था। तुम अभी तक यहीं हो? मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, अजय ने कहा। वह कौन है? एक वकील है। उसने 9 बजे तक यहाँ आने के लिए कहा था। तुम किसी वकील से मुझ पर दबाव डलवाना चाहते हो? आप बेकार खफा हो रहे हैं इंस्पेक्टर, अजय शांत स्वर में बोला। देखिए, यह केस बहुत बड़ा है। इसे अकेले निपटाना हम दोनों में से किसी के भी बस की बात नहीं है। तुम किस वजह से इसे बड़ा कह रहे हो? इसमें इन्वॉल्व लोगों, दौलत और बड़े नामों की वजह से। इस केस के सिरे पर बदमाशों का एक पुराना गैंग या उसका बचा खुचा हिस्सा है और दूसरे सिरे पर एक मशहूर और दौलतमंद परिवार है जिसका इंतजार मैं कर रहा हूँ। वह इसी परिवार का वकील मिस्टर मेहता है। तो क्या हुआ? मैं घुटनों के बल जाऊं? छोटे बड़े या अमीर गरीब का फर्क किए बगैर मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता हूँ। मिस्टर मेहता आपके पास रखी उन हड्डियों की शिनाख्त कर सकते हैं। इस दफा इंस्पेक्टर अपनी दिलचस्पी को नहीं दबा सका। तुमने उसी से फोन पर बात की थी? जी हाँ। इस केस पर उसी के लिए काम कर रहे हो? उसी ने एंगेज किया था। हो सकता है वह अपने साथ ऐसी मेडिकल डिटेल्स लाए जिससे उन हड्डियों की सही शिनाख्त की जा सके। इंस्पेक्टर कई पल गौर से उसे देखता रहा। ओके, तुमसे कोई शिकायत मुझे नहीं है, अंत में उसने कहा और वापस अंदर चला गया। कुछ एक सेकंड पश्चात अजय ने फोन पर नंबर डायल किए जाने की आवाज़ सुनी। फिर इंस्पेक्टर को किसी नारायण दास के बारे में जानकारी भेजने के लिए कहते सुना। अजय ने राहत की गहरी सांस ली। 9 बजने में 5 मिनट पर मेहता आ पहुंचा। वह ब्राउन टॉप कोट, ब्राउन हैट और सफ़ेद ड्राइविंग ग्लव्स पहने था। उसकी आंखों के पपोटे तनिक सूजे हुए से थे और चेहरे पर थकान भरे भाव थे। जल्दी आ गए? अजय खड़ा होकर बोला। करीब 7 घंटे तक तूफानी रफ्तार से कार दौड़ानी पड़ी है, मेहता ने कहा। क्यों? सलीमपुर के लिए फ़्लाइट नहीं थी। 9 बजे से पहले कोई नहीं थी।
अजय उसे साथ लिए अंदर गया और इंस्पेक्टर से उसका परिचय करा दिया। अजय कुमार ने मुझे बताया था, इंस्पेक्टर बोला। आपके पास हड्डियों के बारे में जो करीब 6 महीने पहले हमें खुदाई में मिली थी, कोई मेडिकल इन्फॉर्मेशन है? हो सकता है, मेहता कनखियों से अजय को देखता हुआ बोला। आपके पास और क्या डिटेल्स हैं? वे हड्डियाँ और यह असलियत कि फैमिली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब और ज़्यादा देर फैमिली के नाम को गुमनाम हम नहीं रख सकेंगे। जानता हूँ, मेहता ने संक्षिप्त स्वर में कहा, लेकिन पहले हमें सही शिनाख्त करनी होगी, अगर हम कर सकते हैं। चलने से पहले मैंने उस डॉक्टर से बातें की थी जिसने टूटी बांह का इलाज किया था। एक्सरे तो अब डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन अपने पुराने रिकॉर्ड से फ्रैक्चर की डिटेल्स उसने मुझे दे दी। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला, वो भी बांह की हड्डी कोहनी के जोड़ से ठीक 2 इंच ऊपर से टूटी थी, घुड़सवारी करते वक्त घोड़े से गिरने की वजह से। बात सही लगती है, इंस्पेक्टर ने कहा। मेहता उसकी ओर पलट गया। क्या मैं वे हड्डियां देख सकता हूँ? इस वक्त कांस्टेबल यहाँ नहीं है, मैं ही जाता हूँ। इंस्पेक्टर ऑफिस से निकल गया। लड़का कहाँ है? मेहता ने दबी आवाज में पूछा। अपने एक दोस्त के घर शतरंज खेल रहा है। यहाँ का काम खत्म करते ही मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। अनिल भी शतरंज का खिलाड़ी था। तुम्हारे विचार से क्या वह वाकई अनिल का बेटा है? पता नहीं, यकीनी तौर पर कोई नतीजा निकालने के लिए कई ठोस प्रमाण चाहिए। मसलन हड्डियों की सही शिनाख्त? वो सिर्फ एक प्रमाण है। मेरे पास एक और भी प्रमाण है जो इसकी पुष्टि करता है। अनिल दीवान की एक फ़ोटो से उसकी बतौर शिशिर शर्मा शिनाख्त की जा सकती है। यह पहले तो तुमने मुझे नहीं बताया। पहले मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। तुम्हारा विटनेस कौन है? सलीमपुर की एक औरत, मिसेस सैमुअल। वह तुम्हारे नौकर पीटर की एक्स वाइफ और अनिल की पत्नी और बेटे की एक्स आया है। मैंने उससे वादा किया है कि इस मामले में पुलिस के लफड़े से उसको अलग ही रखा जाएगा। क्या ऐसा करना समझदारी है? मेहता ने नाराजगी भरे तीव्र स्वर में पूछा। समझदारी है या नहीं, लेकिन मैं ऐसा ही करूँगा, अजय ने उसी के स्वर में जवाब दिया। वे दोनों आपस में उलझने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल से हड्डियों का बक्सा उठवाए आ पहुंचा। फलस्वरूप शांत हो जाना पड़ा। कांस्टेबल बक्सा डेस्क पर रखकर चला गया। इंस्पेक्टर ने बक्सा खोला। मेहता शिशिर शर्मा के अवशेषों को देखने लगा। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। इंस्पेक्टर ने बाईं बांह की वही हड्डी निकाली, उसे डेस्क पर रखकर फुट्टे से नापा। फ्रैक्चर जोड़ा जाने का वो पुराना निशान कोहनी के जोड़ से ठीक 2 इंच ऊपर था। मेहता की सांसें अव्यवस्थित थी। ये हड्डियां अनिल दीवान की हैं। उसका स्वर उत्तेजित सा था। लेकिन खोपड़ी वाला हिस्सा क्यों गायब है? उसका क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने इस बारे में वो सब बता दिया जो वह जानता था। उसे धन्यवाद देकर अजय ने उससे विदा ली और मेहता सहित बाहर आ गया। मेहता की कार में डॉक्टर चौधरी के निवास स्थान की ओर जाते समय रास्ते में बाकी सब भी उसे बता दिया। मानना पड़ेगा अजय, उसके कथन की समाप्ति पर मेहता बोला। सही नतीजे निकालने में तुम्हारा जवाब नहीं है। तुम बेकार मेरी तारीफ कर रहे हो। क्या मतलब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर किसने किया है? देखो देवराज, जब तुमने अनिल दीवान की गुमशुदगी के बारे में बताया था तो मुझे लगा बरसों पुराने इस केस में, जो कि बकौल तुम्हारी होपलेस है और नज़र भी ऐसा ही आता है, मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। एक के बाद एक लीड मेरे सामने आती गई और तमाम नतीजे इतनी आसानी से मेरी झोली में गिरते चले गए, मैं खुद एकाएक इन पर विश्वास नहीं कर सका। अजय सिगरेट सुलगाने के लिए रुका, फिर बोला, बरसों पुराने होपलेस और पेचीदा नज़र आने वाले किसी केस में जब इतने सीधे और सहज ढंग से अपने आप सही रिजल्ट सामने आने लगते हैं तो आदतन मुझे शक होने लगता है। कैसा शक? इस केस में कई इत्तेफाक एक साथ सामने आए हैं। अजय ने कहना जारी रखा। पीटर की हत्या, अनिल दीवान उर्फ शिशिर शर्मा की हत्या और अनिल दीवान उर्फ शिशिर शर्मा के बेटे का प्रकट होना, बशर्ते कि वह वाकई उसका बेटा है। मुझे यह सारा सिलसिला पहले से ही प्लान किया हो सकता सा लगता है, जिसने इसी ढंग से सामने आना था। इसमें पेशेवर बदमाश इन्वॉल्व है। वे लोग कभी कभी बड़ी दूर की सोचते हैं और तगड़ा हाथ मारने के लिए
लंबा इंतज़ार भी कर सकते हैं। तगड़ा हाथ? मैं दीवान परिवार की दौलत की बात कर रहा हूँ। मेरे विचार से पीटर की हत्या गैंग किलिंग थी। मैं यह भी नहीं मानता कि पीटर का 3 महीने पहले तुम्हारे घर में काम करने के लिए आना कोई इत्तेफाक था। शहर से बाहर तुम्हारा घर उसके छुपे रहने के लिए एक महफूज ठिकाना था। साथ ही इस स्थिति में वह वहाँ था कि दीवान परिवार की गतिविधियों पर वहाँ से नज़र रख सके। लेकिन किस लिए? उसे ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? इसका जवाब तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं लगभग यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि वह न तो इस मामले में अकेला शामिल था और न ही अपने दम पर वहाँ गया था। किसने भेजा था उसे? इसी सवाल का जवाब तो मैं पाना चाहता हूँ, अजय ने कहा। फिर क्षणिक मौन के पश्चात पूछा, तुम्हारी पत्नी कैसी है? उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, नर्सिंग होम में दाखिल है। घर में अकेली नहीं छोड़ सकता था। मेरा ख्याल है उसकी यह हालत पीटर की हत्या की वजह से हुई है। डॉक्टरों का कहना है उस वारदात ने उसे नर्व्स ब्रेकडाउन की हालत में पहुंचा दिया है। हालांकि इमोशनल ट्रैवल उसे पहले से ही थी। कैसी इमोशनल ट्रैवल? फिलहाल इस बारे में बातें करना मैं नहीं चाहता, मेहता ने बुझे से मन से कहा। अजय भी खामोश हो गया। डोरबेल के जवाब में दरवाजा खुद डॉक्टर चौधरी ने खोला। उसके झुर्रियोंदार चेहरे पर विचारपूर्ण भाव थे। उसने अधीरतापूर्वक उन दोनों को देखा, फिर उसकी निगाहें अजय पर टिक गई। क्या बात है? उस कंकाल की शिनाख्त हमने कर दी है, अजय बोला। सच? कैसे? वहाँ की टूटी हड्डी को जोड़ी जाने के आधार पर, अजय ने जवाब दिया और डॉक्टर से मेहता का परिचय कराने के बाद बोला। मिस्टर मेहता मृत आदमी के परिवार के अटॉर्नी हैं। उसके और उसके परिवार के बारे में नहीं बताओगे? उस आदमी का असली नाम अनिल दीवान था, मेहता बोला। करीमगंज के दीवान परिवार का वह इकलौता वारिस था। उसकी माँ का नाम मालती रानी दीवान है। आई सी, मुझे याद है। उसका नाम अक्सर अखबारों के सोसाइटी कॉलम में छपा करता था। एक जमाने में वह आम चर्चा का विषय थी। जी हाँ, अब वह बूढ़ी हो चुकी है। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे डॉक्टर? ओह श्योर, प्लीज़ कम इन। डॉक्टर दरवाजे से एक और हट गया। अजय और मेहता अंदर आ गए। शरद शर्मा यही है डॉक्टर? अजय ने पूछा। हाँ, आज शाम तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी उसने की थी। इस वक्त वह मेरी स्टडी में बैठा चाल सोच रहा है। अगर उसे कोई चाल नहीं सूझी तो और 4 सालों में मैं उसे मात दे दूंगा। अगर आपको ऐतराज न हो तो हम अकेले में आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। आइए। डॉक्टर उन्हें साथ लिए डाइनिंग रूम में आ गया। डाइनिंग टेबल पर वे दोनों डॉक्टर के अगल बगल बैठ गए। उस रोज और पिछले रोज की घटनाओं का प्रभाव मेहता पर स्पष्ट नजर आ रहा था। डॉक्टर, वह तनिक आगे झुककर बोला, लड़के के चरित्र के बारे में आपकी क्या राय है? इस सवाल के जवाब में इतना ही कहना काफ़ी है कि मैंने जब भी वह चाहे यहाँ आने की इजाज़त दे रखी है। आप उसे दोस्त समझते हैं? हाँ, अजनबियों को अपने घर में नहीं बुलाया करता। दूसरे, मैं उम्र के उस मुकाम पर हूँ कि घटिया किस्म के लोगों की सोहबत में अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। इसका मतलब वह बढ़िया किस्म का है। कम से कम मुझे तो यही लगता है। वैसे भी 23 साल के किसी लड़के से इस मामले में बहुत ज़्यादा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आप कब से इसे जानते हैं? जब से वह पैदा हुआ है। अजय कुमार ने आपको बताया तो होगा ही कि मैं ही उसे इस संसार में लाया था। आपको यकीन है यह वही लड़का है जिसे आप संसार में लाए थे? इसमें शक करने की कोई वजह मेरे सामने नहीं है। आप हलफ लेकर भी यह कह सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। किस लिए? इस लड़के की सही शिनाख्त की बड़ी भारी अहमियत है। करोड़ों की जायदाद, बिजनेस वगैरह इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर तनिक मुस्कुराए। माफ़ करना, इस बात से कोई खास प्रभावित मैं नहीं हुआ हूँ। पैसा सिर्फ पैसा होता है, खुदा नहीं। और मैं नहीं मानता कि शरद दौलत का भूखा है। असलियत यह है कि इस नई बात का उस पर करारा आघात ही लगेगा। वह यहाँ अपने बाप की तलाश में आया था और उसे उम्मीद थी कि वह जिंदा मिलेगा। अगर उसकी विरासत साबित हो जाती है तो इससे उसे कुछ राहत ही मिलनी चाहिए, मेहता ने कहा। फिर पूछा, आपकी जानकारी में क्या इसके माता पिता कानूनी तौर पर विवाहित थे? हाँ। आप कैसे जानते हैं? शरद अपने ढंग से इस बारे में छानबीन करता रहा है। इसे पिछले हफ्ते ही पता चला है
कि एक शिशिर शर्मा और एक मंजुला चोपड़ा ने अप्रैल 1971 में कीरतपुर में सिविल मैरिज की थी। इस तरह यह जायज़ औलाद है। मेहता कुछ देर चुप बैठा, यूं डॉक्टर को देखता रहा मानो अभियोग पक्ष का कोई वकील गवाह की विश्वसनीयता को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आपकी तसल्ली हो गई? डॉक्टर ने पूछा। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं सुबह जल्दी सोकर उठता हूँ और अब मेरे सोने का वक्त हो गया है। बस दो एक बातें और हैं, मसलन लड़के के मामलात के इतने नज़दीक आप कैसे हैं? यह मेरी अपनी मर्जी है। क्यों? डॉक्टर ने तनिक नापसंदगी भरी निगाहों से उसे देखा। मेरे मकसद से आपका कोई संबंध नहीं है वकील साहब, वह बोला। महीना भर पहले लड़का मेरे पास आया था अपने परिवार का कोई पता ठिकाना मालूम करने। मैं उसकी जितनी भी मदद कर सकता था मैंने की। आखिरकार आपके परिवार की हिफाजत और देखभाल करना उसका नैतिक अधिकार है, अगर वह साबित कर सकता है कि उस परिवार का सदस्य है। मेरे विचार से तो ऐसा न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उसके साथ गैर ज़रूरी सख्ती कर रहे हैं। आपको ऐसा करते रहने की कोई वजह मुझे तो नज़र नहीं आती। वह कोई जालसाज है, ऐसा कोई संकेत कहीं नहीं है। उसके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट है जिससे उसके जन्म के तथ्य साबित हो जाते हैं। डिलीवरी के समय अटेंडिंग फिजिशियन के तौर पर मेरा नाम पता भी उस पर दर्ज है, इसलिए वह मेरे पास आया था। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट तो जैसा चाहो वैसा खर्चा करके बनवाया जा सकता है, अजय ने कहा। जाली? नहीं, असली भी, खास तौर पर उन कैबिन में जिनमें कोई अस्पताल, मैटरनिटी होम वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते, बिल्कुल बनाया जा सकता है, बशर्ते कि बनवाने वाला कोई धोखेबाज या जालसाज या बदमाश हो। लेकिन वह लड़का ऐसा नहीं है। बुरा मत मानिए डॉक्टर, मेहता अपने लहजे को नरम रखता हुआ बोला। मिसेस दीवान की अटॉर्नी की हैसियत से ऐसे दावों को बारीकी से जांचना परखना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन शरद को कोई दावा नहीं कर रहा है। अभी तो नहीं कर रहा, मगर करेगा, क्योंकि इसमें बड़ी अहम चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इंसानी और दौलत से ताल्लुक़ रखती हुई। मिसेस दीवान बूढ़ी और बीमार हैं। मैं ऐसी कोई स्थिति उसके लिए पैदा करना नहीं चाहता जिसका अंजाम उसके लिए खतरनाक साबित हो। मैं नहीं मानता कि इस मामले में ऐसा कुछ है। आपने मेरी राय पूछी, मैंने आपको बता दी, लेकिन इंसानी रिश्तों की कोई स्थिति ऐसी नहीं होती जिसके बारे में पहले से ही पूरे तौर पर सही भविष्यवाणी की जा सके। डॉक्टर खड़ा हो गया। आप शरद से बातें करना चाहते हैं? हाँ, मैं उसे यहीं लेकर आता हूँ। डॉक्टर कमरे से चला गया। 10 सेकंड पश्चात वह लड़के सहित वापस लौटा। शरद शर्मा ग्रे पैंट, सफ़ेद शर्ट और ग्रे पुलोवर पहने था। वह देखने में कॉलेजिस्ट नजर आता था, लेकिन इस स्थिति में सहज प्रतीत वह नहीं हो रहा था। उसकी निगाहें अजय से हटकर मेहता के चेहरे पर जा टिकी। डॉक्टर चौधरी यूं उसके बगल में खड़ा था मानो इस वक्त वही उसका गार्जियन था। यह मिस्टर मेहता हैं, वह बोला। मिस्टर मेहता करीमगंज के एक वकील हैं और तुम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है इनमें। मेहता ने खड़े होकर गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। ग्रेट टू मीट यू। ग्रेट टू मीट यू सर। मेहता की खोजपूर्ण निगाहों से निगाहें मिलाता हुआ वह बोला। मैं समझता हूँ आप जानते हैं मेरा पिता कौन है। है नहीं, था, अजय ने कहा। पुलिस स्टेशन में मौजूद उन हड्डियों की काफ़ी हद तक सही शिनाख्त हम कर चुके हैं। वे अवशेष अनिल दीवान नामक आदमी के हैं और ऐसे संकेत मिलते हैं कि वह तुम्हारा पिता था। लेकिन मेरे पिता का नाम शिशिर शर्मा है। अनिल दीवान ने अपना यही नाम रख लिया था। प्रत्यक्षता इसे फेक नेम के तौर पर उसने शुरू किया था। अजय ने बगल में मौजूद मेहता की ओर देखा। हम यह मान सकते हैं कि अनिल दीवान और शिशिर शर्मा एक ही आदमी के नाम थे और 1971 में उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसा ही लगता है। मेहता ने अपना हाथ अजय की बाह पर रख दिया। इसे मुझे हैंडल करने दो, इसमें कई कानूनी सवाल हैं। ठीक है। मेहता सड़क की ओर पलट गया। लड़की की हालत से लगता था अपने पिता की मौत के तथ्य को स्वीकार वह नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे अफसोस है शरद, मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए इसका कितना महत्व है। कितनी अजीब बात है, अब इसकी कोई अहमियत नहीं लगती। मैंने न तो कभी अपने पिता को देखा था और न ही उसे जानता था।
ऐसा लगता है किसी अजनबी के बारे में बातें हो रही हैं। मैं तुमसे अकेले में बातें करना चाहता हूँ, मेहता ने पूछा। तुम्हें ऐतराज़ है? नहीं। गुड। कहाँ बातें कर सकते हैं हम? मेरे कमरे में। किस बारे में बातें करनी है? तुम्हारे बारे में। डॉक्टर से विदा होकर वे तीनों बाहर आ गए। शरद शर्मा शहर के दूसरे सिरे पर जिस बोर्डिंग हाउस में रहता था वो एक पुरानी इमारत थी। भारी बदन की अधेड़ मालकिन मिसेस मनोज प्रवेश द्वार पर ही मिल गई। क्या बात है शरद? उसने लड़के को गौर से देखते हुए पूछा। तुम कुछ परेशान लगते हो। लड़के ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। औरत ने अजय और मेहता की ओर सिर हिलाया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।